हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रेमेडीज़ टू कंज़र्व वाइल्ड लाइफ कि कैसे हम वाइल्ड लाइफ को कंज़र्व करेंगे, यानी कि उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनके क्या उपचार हैं। ठीक है, रेमेडीज़ मीन्स उपचार होता है, सोल्यूशन होती है। तो हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज़रूरी है, ठीक है, हमें कंज़र्व करने के लिए और फॉरेस्ट एरियाज़ को बढ़ाने की। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें बहुत डेडिकेटेडली काम करनी है, इम्प्लीमेंट करना है कुछ ऐसे लीगल प्रोविज़न्स जिसमें स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो। ठीक है, स्ट्रिक्ट हम इम्प्लीमेंट कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें ऐसे लॉज़ को, जो भी मान लो इलीगल हंटिंग कर रहे हैं एनिमल्स को, या फिर प्लांट्स या फिर ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो उनको स्पेशली हम एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे सकते हैं एक एक्ट के अकॉर्डिंग, ताकि ये काम को लोग डर कर ना करें। बहुत सारे वेरियस सोशल एनजीओज़ भी यहाँ पे पुट फॉरवर्ड की, ठीक है, कम फॉरवर्ड किए हैं, आए हैं आगे, टॉप प्रायोरिटी पार्टिसिपेट किए हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में। ठीक है, बहुत अरेंज करा है, लोगों को समझाया है कि वाइल्ड लाइफ क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे खुद की सर्वाइवल के लिए, और हमें क्यों इनको प्रोटेक्ट करनी चाहिए। लोगों को ये बात पता नहीं होती है, तो हमें ये बताना, उनको अवेयर करना ये बहुत ज़रूरी। तो ऐसे मिशन को हम क्या कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं लोगों को। तो ये प्रॉब्लम को हम टैकल कर सकते हैं, अपने स्कूल के सिलेबस में हम इसको ऐड कर सकते हैं, ताकि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो आपको पता चल रहा है क्यों नेचुरल वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों ट्रीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे ट्रीज़ की हैबिटेशन में एनिमल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है अगर हम ट्रीज़ को रिमूव कर देंगे, कैसे डायरेक्टली इकोसिस्टम एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो कैसे हम हमारी वजह से अनस्टेबिलिटी आ रही है, तो इस चीज़ें को हम पढ़कर हम सेंसिटिविटी अपने में डेवलप कर रहे हैं टुवर्ड्स समझेंगे कि कैसे वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी खुद की सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो हम ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट्स, ठीक है, बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ला सकता है। ऑर्गेनिज़म को हम एग्जामिन करेंगे, जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज़ जो होती है, बाहर जो पेड़ काटी जाती है उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही खाली स्पेस हो जाती है, तो जो ब्रांचेस होती है उसमें बर्ड्स अपनी घोंसले नहीं बना सकते। ठीक है, और पॉन्ड्स हैं जैसे वेटलैंड्स हो गए, तो ये सब बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ज़रूरी जगह होती है, जहाँ पे ये अपने घर बनाते हैं, रहते हैं शेल्टर की तरह। तो ये चीज़ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी एक एक्टिव वर्क है जिसको हमें अर्जेंटली ज़रूरी है कि हमें पोल्यूशन को भी क्या करना है, घटाना है, ताकि हमारा जो फॉरेस्ट लाइफ है और जो भी हमने जो फ्यूचर के लिए प्लानिंग करी है उसको हम अच्छी तरह से पेट्रोल कर सके सेफ्टी मेज़र लेकर। ठीक है, तो हम कैसे कुछ स्टेप्स ले सकते हैं ताकि हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड रहे, नर्चर्ड रहे। देखो, पहले टाइम्स में क्या होता था, हमारा कंट्री जो था वो वाइल्ड लाइफ को लॉज फ्रेम हुई थी, ठीक है, ताकि हम वाइल्ड लाइफ को बचा सके। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, एलिफेंट टाइगर, दीज आर द लॉज के अंडर ही हमने प्रोजेक्ट टाइगर खोला। ठीक है, नेशनल पार्क भी लॉज के अंदर ही आती है। तो ये फ्रेम्ड करा था कि प्रोटेक्ट कर सके हम वाइल्ड लाइफ को। जैसे ग्रेट मौर्यन, आप किंग अशोका के टाइम में देखो ना, ये बिफोर बीसी की बात हो रही है, बिफोर क्राइस्ट। तो हम तब से ही एनिमल्स को प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने बना दी है एक सिटीज़न्स की, और डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी है, जिसमें ये सब एनिमल प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, हमारी नेचुरल वेजिटेशन की कंजर्वेशन, ये सब को मैंडेटरी कर दी गई है। पार्लियामेंट ने इसे पास करा था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। 1972 को वाइल्ड लाइफ एक्ट हमने ये करी थी। ठीक है, उसको एक्ट को इम्प्लीमेंट किया था अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ वाइल्ड लाइफ बोर्ड। ठीक है, तो फिर इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड, आप याद रखना, एक रिकमेंडेशंस आई थी इसकी, जिसमें से 2014 की बात हो रही है, विच इज़ अगेन अ वेरी ओल्ड डेटा। इसमें 503 सेंचुरीज़ है, जो अभी शायद थोड़ी बहुत बढ़ गई होगी। ठीक है, लेकिन आप 2014 की डेटा याद रखना। 102 नेशनल पार्क्स हैं, 14 बायो रिजर्व्स हैं, जिसमें से 22 सेंचुरीज़ हैं, 4 नेशनल पार्क्स और 1 बायो रिजर्व जो है वो आपको गुजरात में देखने को
मिल जाएगी। बहुत सारे प्रोटेक्शन स्कीम्स को प्लान की गई है ताकि हम स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट होने से हम बचा सकें, यानी कि विलुप्त होने से हम बचा सकें। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमने बहुत ही सीरियसली काम करा है, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। ये 1973 को लॉन्च की गई थी। यहाँ पे हम अगेंस्ट थे, ठीक है, इलीगल हंटिंग के लिए, क्योंकि इससे क्या हो गया, टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा ही डिक्रीज़ हो गई। तो ये इम्प्लीमेंट किया गया 9 रिजर्व्ड एरियाज़ में, और अभी 48 एरियाज़ ये कवर करता है अभी। ओके, तो 1973 आपको ये ईयर याद रखनी है, प्रोजेक्ट टाइगर। अगेन दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन क्लास 10। लायन प्रोजेक्ट जो है ये एशियाटिक लायंस के लिए हमने इसको लॉन्च करा है, जो कि लायंस जो है ये आपको ईरान से लेकर आपको गुजरात तक से मिलेगी, इनकी रेंज है, ठीक है। एशियन सब कॉन्टिनेंट जो कि इंडिया आ जाता है इधर, इनकी भी बहुत सारी हंटिंग हुई थी, शिकार हुई, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, फॉरेस्ट एरिया में उनकी कमी हो गई, बहुत ही कमी देखने को मिली है। अभी तो ये श्रिंक हो गया, जैसे कि आपको पता था कि ईस्टर्न के आपको ईस्टर्न साइड में आपको पहले देखने को मिलती थी लायन, ओके। अब वहाँ से श्रिंक हो होकर वो वेस्ट में ही तक लिमिटेड हो गए हैं। तो लायन जो है अब रिस्ट्रिक्टेड टू गिर इन सौराष्ट्र पेनिनसुला एट वन स्टेज, ठीक है। ये जो थे ये बिलो 100 तक ही इनकी पॉपुलेशन बची थी 1972 को, विच वॉज वेरी ग्रेव, राइट। तो प्रोजेक्ट था कि हम स्टार्ट करेंगे गिर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें हम प्रोटेक्ट करेंगे एशियाटिक लायंस। ये लायन सिर्फ एशिया में पाई जाती है ना, इसलिए इनका नाम है एशियाटिक लायन। एक अफ्रीकन लायन हो जाता है जो वो अफ्रीका में ओनली मिलता है, तो वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। ये एशियाटिक लायंस थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं। तो आपको याद रखना है एशिया में ये मिलता है, इसलिए इसका नाम है एशियाटिक लायंस, ठीक है। ये रिजल्ट से प्रोजेक्ट से क्या हुआ, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, फिर 523 लायंस अभी 2015 की सेंसस से अभी 523 लायंस की पॉपुलेशन मेंटेन्ड है। आप समझ सकते हो 1972 में 100 से भी नीचे था, अब 523 हो गया, यानी कि थोड़ा बहुत हमने सक्सेस इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमें मिला है। इट एडिशन टू दिस अदर प्रोजेक्ट्स भी है, जैसे क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट्स हो गए, हंगूल प्रोजेक्ट हो गए, इसमें हंगूल को हम प्रोटेक्ट करेंगे, क्रोकोडाइल में क्रोकोडाइल की प्रोजेक्ट ये क्रोकोडाइल को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। हंगूल प्रोजेक्ट जो है ये रेयर स्पीसीज़ ऑफ बारहसिंगा डियर है, ठीक है। एक तरह का डियर होता है जिसको हम बारहसिंगा बोलते हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, जो कि कश्मीर रीजन में वो पाई जाती है। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट जो है वो सैलिन वाटर, यानी कि खारा पानी में मिलता है, जो सॉल्टी लेक हो, सॉल्टी वाटर जो होती है ना, उसमें ये मिलते हैं क्रोकोडाइल्स। तो इनकी प्रोजेक्ट है कि हम क्रोकोडाइल को बचाएंगे। राइनो प्रोजेक्ट जो है इसमें हम राइनो को बचाएंगे। स्नो लेपर्ड में स्नो लेपर्ड को बचाएंगे। स्नो लेपर्ड आपको हिमालयन रीजन में मिलती है। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पॉसिबल है हमारे सोसाइटी में जब गवर्नमेंट यहाँ पे काफ़ी क्या करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिनेशन से स्टेप्स लेगा बिल्कुल सही डायरेक्शन में, ठीक है। और इसी से क्या होगा, डेवलपमेंट होगी, और हम डेडिकेटली कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन का जो मोटो है, हमारी एम है, वो हमने अचीव कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेशनल पार्क ऑफ गुजरात का एक टेबल दे सकते हो जिसमें गिर नेशनल पार्क दिखाया है, और उसमें वो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था ये है। आप बस ऐसे शैलो रीड ऊपर से कर लो, बस ऐसे, एज फॉर इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन हियर, ओके। तो यहाँ पे कौन से आपको गिर नेशनल पार्क में जानवर दिखेगी, वो सब है हाइना, एंटीलोप, चिंकारा, क्रोकोडाइल, लायन, लियोपर्ड और चित्तल, ठीक है। और फिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, वंसडा और मैरीन नेशनल पार्क। इनकी एस्टेब्लिशमेंट डेट है, कितनी बड़ी रेंज तक ये किलोमीटर्स में इसकी स्प्रेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये फाउंड है, और कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाता है। तो फिर आपको बस इस चैप्टर में कुछ पढ़ना ज़्यादा है नहीं, ये तो आप कॉमन सेंस भी यूज़ करके एग्ज़ाम में आप मार्क्स गेन कर सकते हो। मीनवाइल मैं आपको यहाँ पे MCQs बता देती हूँ, ठीक है। तो कितने सारे जियोग्राफिक रीजन हमने पढ़ा था इंडिया में जो जोन वाइज डिवाइडेड है, तो आपको याद रखना है 9, ओके। कितने सारे स्पीसीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रिकॉर्डेड है पूरे वर्ल्ड में, तो हमने इसको पढ़ा था सबसे ऊपर वाले में ही टॉपिक में, टोटल 15 लाख्स है।
और ये वाला हो गया, ठीक है। 15 लैक्स जो है रिकॉर्डेड है पूरे वर्ल्ड में, एनिमल स्पीसीज 15 लैक्स है, ओके। जिसमें से इंडिया की कंट्रीब्यूशन कितनी थी, कुछ थाउजेंड्स में थी, आप देख लेना उसको। वेयर आर द फ्लाइंग स्क्विरल्स सीन, फ्लाइंग स्क्विरल्स आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि उड़ने वाली गिलहरी, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे उड़ने वाली गिलहरियाँ, यानी कि स्क्विरल्स, ओके। बाकी बच्चे, अच्छा यहाँ पर और है, विच बर्ड इज़ रेयरली सीन इन द माउंटेनियस एरियाज ऑफ विजयनगर तालुका। तो विजयनगर तालुका में आपको कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो बिल्कुल कम देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ना के बराबर। तो आपको इसमें याद रखना है चिलोत्रो है, ठीक है। चिलोत्रो जो है सबसे माउंटेनियस एरिया विजयनगर तालुका में आपको बहुत ही रेयरली मिलेगा, यानी कि ना के बराबर। रेयर स्पीसीज़ ऑफ कोरल्स जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स में आपको देखने को मिलती है, और कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, निकोबार में, सॉरी निकोबार में। एंड वेयर आर द बस्टर्ड सीन, बस्टर्ड कहाँ पे दिखते हैं आपको, तो वेटलैंड में तो नहीं रहते हैं, मार्शी लैंड्स में भी नहीं होते हैं, यहाँ पे नहीं तो हो सकते हैं, ठीक है। माउंटेनियस रीजन में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, यहाँ तो आपको बहुत कोल्ड रीजन दिखेगी। ग्रासलैंड्स होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ग्रासलैंड्स नहीं होता तो हम मार्शी ले सकते थे, बट ग्रासलैंड्स इज़ अ एप्रोप्रिएट आंसर। तो आप ग्रासलैंड कर लेना, ये अप्रोप्रिएट आंसर है, ओके। ठीक है गाइज, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।